नमस्कार। चंडीगढ़ दूरदर्शन के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर पराशर और आज हम इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक मुलाकात, हम बात करेंगे CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों, CSIR के 37 प्रतिष्ठानों में से, जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनमें से एक है एमटेक चंडीगढ़ और इसने अपनी एक ख़ास अपनी पहचान बनाई, अपना एक ख़ास मकाम हासिल किया अपने 50 से ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं उनके ज़रिए, और एक कुशल नेतृत्व में, डॉक्टर संजीव खोसला जी के कुशल नेतृत्व में अपनी एक ख़ास अलग मकाम हासिल किया, अपनी एक पहचान बनाई। और आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। CSIR के जो एमटेक चंडीगढ़ है, नेशनल लेबोरेटरी है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर संजीव खोसला। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बता दूं कि संजीव खोसला जी कैम्ब्रिज से पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन किया आपने और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, और आपके कुशल नेतृत्व में बड़े मकाम हासिल कर रहा है CSIR एमटेक चंडीगढ़। तो सर, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आपके इन 40 वर्षों की यात्रा, और एक तरह से 40वां जो है आपका सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है 40 वर्ष का। तो आप इन 40 वर्षों की यात्रा को कैसे देखते हैं? धन्यवाद। पहले तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और एमटेक के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे समय दिया जी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। हम 24 जनवरी 1984 में हमारे जो फाउंडिंग डायरेक्टर थे डॉक्टर वोरा जी, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी थी एक छोटे से एक टेम्परेरी कैंपस में जी। और हम 1989 में हम अपने मेन कैंपस, जो अब सेक्टर 39 में है, वहाँ पे हम शिफ्ट हो गए थे। कोई भी एक इंस्टीट्यूट होता है जो जब उसको बनाने के लिए उसको शुरुआत में उसके बारे में एक थॉट प्रोसेस होती है कि भी क्यों बनाना चाहिए, एक इंस्टीट्यूट को क्यों बनाना चाहिए। जो थॉट प्रोसेस होता है उसका एक सबसे जो महत्वपूर्ण रीज़न जो बोलना चाहिए वो होता है कि वो रेलेवेंट होना चाहिए उस समय की नीड्स के बारे में। क्या आवश्यकताएं रहती हैं, आवश्यकताएं क्या हैं उस समय की। पर एक और जो चीज़ जो देखी है, जो बहुत सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट्स रहे हैं, कि वो जो नीड्स हैं वो लॉन्ग टर्म नीड्स होनी चाहिए, जो फ्यूचरिस्टिक नीड्स होनी चाहिए। जी। तो इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए डॉक्टर वोरा जो थे, उन्होंने इंस्टीट्यूट के बारे में सोचा था। एक जो उस समय की जो बहुत इम्पोर्टेंट नीड थी वो थी कि जो हमारे मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए कई बार माइक्रोब्स की, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं या मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, तो उनकी ज़रूरत पड़ती है। और वो माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा बना सकें उसकी भी एक नीड होती है। वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंडर आता है। तो वो सबसे जो उस समय जो भारतवर्ष में ऐसे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बहुत कम जगह पे रिसर्च हो रही थी जी। तो एक वो नीड बहुत इम्पोर्टेंट थी उस समय की। पर एक और जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी उस टाइम समय, हम ठीक है, हमारे को पता चल गया कि हमारे को ये माइक्रोब चाहिए, ये प्रोटीन चाहिए या ये ड्रग चाहिए, पर वो माइक्रोब भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए एक बैंक होना चाहिए जहाँ से अगर इंडस्ट्री को कोई भी वो माइक्रोब चाहिए वो मिल सके। जो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है माइक्रोब भी मिल गया, पर हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि वो माइक्रोब काम कैसे करता है। तो उसके लिए एक बेसिक रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तीन एक महत्वपूर्ण पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं जो डॉक्टर वोरा ने उस समय सोचा, और उसके बेसिस पे हमारे इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई। और ये तीनों चीज़ें उस समय से हमारे इंस्टीट्यूट में उन पे काम हो रहा है। और ओवर द इयर्स हमने इवॉल्व किया है। बेसिक रिसर्च में ना केवल हम अब इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, पर हम
जितने भी आयाम होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के उन पे काम करते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा आयाम जो हमने अभी पिछले 3 साल में देखा वो है इन्फेक्शियस डिजीजेस। जी, इन्फेक्शन जो है हम बचपन से देखते हैं कि हम हमारे को इस चीज़ का इन्फेक्शन हो गया, उस चीज़ का इन्फेक्शन हो, उसके पीछे है माइक्रोब्स, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंगस हो, वो है। तो जो हमारे इंस्टीट्यूट में एक जो बहुत बड़ा वर्टिकल है वो है इन्फेक्शियस डिजीजेस पे। एक बहुत जो रिपोजिटरी है माइक्रोब्स की, जो बैंक की रिपोजिटरी है जिसमें 14,000 से ज़्यादा माइक्रोबियल स्पीशीज़ हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट में है, उसको हम MTCC बोलते हैं। और एक डिवीज़न है जिसको हम बायोकेमिकल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं या फर्मेंटेशन डिवीज़न बोल सकते हैं, वो हैं। तो ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, जिसके ऊपर हम 50 के करीब साइंटिस्ट हैं जो काम करते हैं इन सब आयामों पर। एक और जो एरिया जो निकल के आया है, जो ड्रग्स बनाने में भी यूज़ होता है, और वो है डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए भी हमारे यहाँ पे लोग होने चाहिए जो ये कर सकें। तो जो चौथा आयाम है, जो पिलर है हमारे यहाँ पे, वो है बिग डेटा एनालिटिक्स। और इन चारों की बदौलत आज क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रिसर्च हो रही है वो वर्ल्ड क्लास होती है, तो उसकी वजह से इमटेक जो इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है वो बहुत फेमस है, ना केवल इंडिया में पर पूरे वर्ल्ड में। जी, डॉक्टर संजीव खोसला, आपने बताया कि किस तरह से चुनौतियां भी आई होंगी जब आपने डॉक्टर वोहरा के बारे में बात की, फाउंडेशन जिस टाइम रखी गई थी इमटेक चंडीगढ़ की, तो क्या क्या वो चीज़ें रहीं। और मैं विस्तार में ये भी जानना चाहूँगा कि जब आप आए या आपसे पहले कोई और नेतृत्व थे, तो आपने क्या मुख्य रूप से बदलाव किए इमटेक चंडीगढ़ में, और पहले जब आए तो क्या चुनौतियाँ आपके सामने थी, और प्रारंभ में भी जब शुरुआत की गई तो कितने इंस्टीट्यूट, बहुत कम लेबोरेटरीज रही होंगी मेरे ख्याल से इंडिया में, जब इतने 1984 में जब शुरुआत हुई इसकी, तो उस समय से क्या क्या चुनौतियाँ रहीं और फिर आपने किन चुनौतियों का सामना किया, और अब किस तरह से देखते हैं आप? जी, चुनौतियां तो बहुत रहती हैं, क्योंकि जब एक नए इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया जाए जिसके बारे में पूरे इंडिया में काम नहीं होता है एकेडमिक लेवल पे, तो उनको बनाने के लिए स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि भाई कब आज हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो सब कुछ एकदम से आरंभ हो जाए। तो एक जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और ओवर द इयर्स हमारे जो डायरेक्टर्स रहे हैं, जो साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ जो निश्चित की है इंस्टीट्यूट के लिए, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आज अगर कोई नया साइंटिस्ट या नया स्टूडेंट आके ज्वाइन करे, वो इमीडिएटली अपना काम स्टार्ट कर सकता है माइक्रोबायोलॉजी के किसी भी आयाम पे। ऐसा नहीं है कि भाई एक स्पेसिफिक आयाम है, हम किसी भी माइक्रोबायोलॉजी के आयाम पे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है रिक्रूटिंग द राइट पीपल। साइंटिस्ट तो डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं, बट गेटिंग द बेस्ट एंड जो माइक्रोबायोलॉजी के विभिन्न आयाम हैं उनके ऊपर काम कर सकें, उनको रिक्रूट करना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ओवर द इयर्स मैं जब देखता हूँ हमारी अपनी हिस्ट्री को, जो भी डायरेक्टर आए हैं उन्होंने कि सिर्फ यही चेष्टा रही है कि सबसे अच्छे लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकें। मैं अपने बारे में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला जो मेरे को चैलेंज था वो ये नहीं था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर या साइंटिस्ट का प्रॉब्लम था। मैं उस महीने में ज्वाइन किया जिस महीने में कोविड के लॉकडाउन स्टार्ट हुए थे। तो सबसे पहला जो मेरा काम था वो कोविड के मिटिगेशन के लिए ही था। देश भर में किस तरह से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं वो रहा। बड़ी समस्या थी सामने, उससे निजात पानी थी। हाँ, बहुत बड़ी समस्या थी। तो उसका एक निदान था। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पहले 2 साल जो थे निदेशक पद के, वो उसी में निकल गए। तो अलग अलग चुनौतियां होती हैं, बट मैंने ये देखा है कि जितने भी डायरेक्टर्स रहे हैं उन्होंने अपने हिसाब से
इमटेक को सबसे ऊंची पायदान पे लाने की चेष्टा की। प्रमुख संस्थानों में से एक अपने मुकाम पर लेके आए। हम कोविड के बारे में भी बात करेंगे, आपकी जो यात्रा है इमटेक चंडीगढ़ की, उस पर भी बात करेंगे आगे। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट में काम कर रहा है इमटेक, और आपके जो 4 स्तंभों के बारे में भी आपने बात की, तो कैसे जो फोकस किन एरियाज़ पर रहता है आपका, वो बताइए। आज के दिन में फोकस एरियाज हमारे वही 4 स्तंभ ज़रूर हैं, पर उसमें इवॉल्व किए हैं हम डिफरेंट नए आयामों की तरफ। जी जी। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पिछले 10-15 सालों में माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट को समझ आ रही है, वो ये है कि जब भी हम माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं या सूक्ष्म जीव के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज़ जो वो ध्यान में आती है वो है कि ये सिंगल सेल्स हैं, अकेले सिंगल सेल की तरह रह सकते हैं जी। पर धीरे धीरे ये ध्यान में आ रहा है कि भाई ये माइक्रोब्स भी सिंगल नहीं रहते हैं, मतलब कि अकेले आइसोलेटेड कंडीशंस में नहीं रहते हैं, वो भी कम्युनिटीज में रहते हैं। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, वो भी सोसाइटीज में रहते हैं जी। और आइसोलेशन में रहने और सोसाइटी में रहने में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अगर जैसे आपको चेन्नई आकर पैसा भेजना है जी और आप अकेले हैं, तो आप पैसा लेके चेन्नई तक जाएंगे जी। जबकि एक सोसाइटी अगर है तो वो आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं और वहां से मनी ऑर्डर से आप पैसे भेज सकते हैं। कम्युनल वर्क रहेगा, कम्युनल वर्क रहता है। तो आइसोलेशन वर्सेस सोसाइटी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो एक चीज जो बहुत धीरे धीरे समझ आ रही है इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए, फॉर एग्जांपल, वो है कि जो इन्फेक्शन हम एंटीबायोटिक्स जो यूज करते हैं, आजकल देखा गया है कि भाई उसके अगेंस्ट जो माइक्रोब्स हैं रेजिस्टेंट हो रहे हैं। AMR बोलते हैं उसको, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस के बहुत सारे रीजन हैं, पर एक रीजन जो देखा गया है कि जब हम एंटीबायोटिक्स लैब में टेस्ट करते हैं तो हम आइसोलेटेड माइक्रोब्स के ऊपर करते हैं। अच्छा जी। पर ये भी देखा गया है कि जब ये कम्युनिटी में हो तो ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। ठीक है। तो यानी कि मतलब ये है कि अगर हमारे आइसोलेट रहते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं ज्यादा, वो एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर काम कर जाते हैं। पर अगर सोसाइटी में रहते हैं तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो अगर हमारे को एंटीबायोटिक्स को अगर अच्छी तरह से यूज करना है तो हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हैं सोसाइटी की जिसके अगेंस्ट हम और ड्रग्स यूज कर सकते हैं ताकि एंटीबायोटिक्स अच्छे से काम कर सकें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं। तो एक जो मैंने आपको बताया, एक तो हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इन्फेक्शियस डिजीज में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काफ़ी काम हो रहा है हमारे यहाँ पे जी। एक मैंने आपको जो बोला माइक्रोबियल कम्युनिटीज, जिसको हम माइक्रोबायोम बोलते हैं, उस पे काम स्टार्ट हुआ है जी। तीसरा जो है हम क्योंकि ये इंस्टीट्यूट बायोकेमिकल इंजीनियरिंग फर्मेंटेशन जो मैंने बताया था कि ज़्यादा माइक्रोब्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनाने के लिए शुरू हुआ था। तो आजकल नए उसके पड़ाव हमने देखे हैं। आपने प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है एक माइक्रोब में, माइक्रोब आपको प्रोटीन प्रोड्यूस करके दे रहा है जी। पर किस तरह से वो माइक्रोब ज़्यादा वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके जी, उसके लिए अलग अलग ढंग से हमारे को काम करना पड़ता है। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग हो गया, उसके अंदर फर्मेंटेशन अच्छी, जिसको आजकल हम प्रिसीजन फर्मेंटेशन बोलते हैं जी जी। तो उस पर भी काम धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से हमारे कुछ और जो साइंटिस्ट हैं वो माइक्रोबियल इकोलॉजी पे काम करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही माइक्रोब है, हमारे को ये भी देखना है कि कितने माइक्रोब्स एक पर्टिकुलर निश में कितने माइक्रोब्स हैं, एक पर्टिकुलर जगह में क्या माइक्रोब्स हैं, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे काम आजकल फोकस एरिया हैं हमारे
जी। तो एक बार एक सामान्य सी भाषा में अगर डॉक्टर खोसला हम बात करें, एक जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, तो कैसे समझें कि CSIR कैसे निर्धारित करता है कौन से ड्रग्स का सैंपल यहाँ पर आएगा, कैसे हम चेक करेंगे, ये कैसे, या फिर अपने स्तर पर भी हम कुछ दवाओं का है या वो उनका शोध है वो कर पाते हैं, या CSIR निर्धारित करता है? एक्चुअली में क्या है कि जो शोध होता है वो ड्रग मार्केट में आने से पहले का काम होता है जी। हमारा जो काम है वो एक बेसिक शोध से होता है। जैसे हम माइक्रोब्स पे काम कर रहे हैं जी। देखा कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो सपोजिंगली जैसे शुरू में हुआ था कि जब इयन फ्लेमिंग ने देखा था एंटीबायोटिक्स का पता चला था, जी। हमारे को पता चला कि ये प्रोटीन एक इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है जी। तो उसको हम लार्ज स्केल में बनाने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा करते हैं उसके बाद अगर इंडस्ट्री को लगता है कि इससे उनको शायद फायदा होगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो वो हमारे पास आके हमारे से लेते हैं और फिर उसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करके फिर मार्केट में लाते हैं। उसके बाद रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह सब कुछ होता है। तो रेगुलेटरी और अप्रूवल ये CSIR का काम है? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये DCGI हो गया और उनके काम है, और अथॉरिटीज़ हैं जिनका काम है। हमारा काम है शोध करना। ठीक है। हमारा काम है इंडस्ट्री देखना कि इंडस्ट्री को क्या नीड्स हैं, नीड्स क्या हैं, और उसके मुताबिक से हम शोध करते हैं। जैसे कई बार जैसे देखा गया था कि अल्कोहल प्रोडक्शन में एफिशिएंसी नहीं थी, तो मैकडॉवेल्स जो कंपनी है, हाँ जी, हाँ जी, वो हमारे पास आए थे। तो उनके साथ बात करने से हमारे को रियलाइज़ हुआ कि भाई वो एफिशिएंसी हम इंक्रीज़ करके उनको दे सकते हैं। तो ये 90s की बात है। तो उनके साथ हमने हाथ मिला के उनको हेल्प किया और वो टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफ़र की। ठीक। इसी तरह से जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो हमारे यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकल के गया है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि जब हार्ट डिजीजेज होते हैं उसमें काम आता है। क्लॉट को रिमूव करने, ब्लड में क्लॉट बन जाता है, जी, जी, जी। तो उसको रिमूव करने के लिए तो उसको भी वो टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में बनी थी और वो हमने ट्रांसफ़र की थी। अब आप पूछेंगे कि उससे फ़ायदा क्या हुआ? प्रोटीन का भी कुछ अहम भूमिका है इसमें? ये प्रोटीन ही है। अच्छा, जो थक्के जम जाते हैं खून में। हाँ जी, जी। हाँ, उसको रिमूव करने के लिए। तो जब हमने ये स्ट्रेप्टोकाइनेज इंडस्ट्री को दिया जी, जैसे ही ये मार्केट में आया तो उसकी प्राइसेस केम डाउन डाउन हो गए जी, बहुत ज़्यादा डाउन आ गए और वो अफोर्डेबल हो गया। जी जी। तो बहुत सारे फायदे हैं रिसर्च करके इंडस्ट्री को देने के लिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, CSIR निर्धारित ज़्यादातर नहीं करता है, ये इंडस्ट्री निर्धारित करती है कि क्या बनना चाहिए। अभी जैसे कुछ साल पहले जाइडस हमारे पास आए थे, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स की टेस्टिंग के लिए, तो हमने उनको वो करके दिया था। तो इस तरह से शोध उस तरह से आगे बढ़ता है। जी जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी किस तरह से CSIR काम करता है और एमटेक कैसे काम करता है। तो मैं कोविड की आपने बात की, उस समय आपने अपना पदभार भी संभाला और पहले का भी आपने ध्यान रखा होगा कि किस तरह से पहले नेतृत्व आए, उन्होंने कैसे काम किया। तो आपने कैसे इस तरह को एक ये प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट हैं CSIR के, और वो कहते भी हैं कि जो आपदा आती हैं, परेशानियाँ आती हैं हमारे जीवन में, उनका सामना करें, एक अवसर की तरह देखें। तो इसको कैसे आपने लिया कोविड को, और क्या क्या जटिलताएं रही, प्रॉब्लम्स कुछ रही, और उससे निदान कैसे पाया आपने? जी, कोविड एक जब आया था तो लोगों को कुछ मालूम नहीं थे उसके बारे में, टेस्टिंग कैसे होती है। पर मैंने जैसे आपको बताया, हमारे यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ पे काफ़ी काम होता है जी, और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ पे काम कर रहे हैं जी। तो जब टेस्टिंग शुरू में जो था, अगर आपको याद होगा,
अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो हार्डली 1 या 2 टेस्टिंग सेंटर होते थे और वो भी उनके पास भी बहुत काम होता था। तो सबसे पहले जो हमने देखा CSR लेवल पे देखा हमने कि हम हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना केवल वो साइंटिस्ट हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज पर, हमारे पास बायोसेफ्टी लैब्स हैं। जैसे SARS-CoV-2 जो वायरस था वो बेंच पे तो काम नहीं कर सकते, उसको बायोसेफ्टी लैब्स में काम करना था। तो हमारे पास वो बायोसेफ्टी लैब्स थी जिनमें हम इस पे काम कर सकते थे। तो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना हेल्थ ऑफिशियल्स को बोला कि हम कर सकते हैं। तो हेल्थ ऑफिशियल्स पंजाब के, हरियाणा के, चंडीगढ़ के, हमने देखा उत्तराखंड से भी हमारे को सैंपल्स आए। तो हमने वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था वो हेल्प करना शुरू में। पर ये प्रारंभिक दौर की बात है जब हमारे पास सिम्टम्स आने लगे। उस टाइम की बात है। तो उस पर शोध किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सामान्य आदमी है जिसको बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता है, हमारा दर्शक है, वो कैसे जाने कि जो हमारा इमटेक चंडीगढ़ है या CSIR है, इन्होंने कैसे शोध किया, कोविड के जो प्रारंभिक लक्षण नजर आते थे हमारे मरीजों में, और उस पर कैसे काम किया? नहीं, हमने लक्षणों पे काम नहीं किया। हमारा काम, मैं जैसे बता रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर देना था। RT-PCR जो होता था उसका पूरे जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, किसी बहुत ही कम लोगों के पास ये RT-PCR भी नहीं था। बायोसेफ्टी लैब्स तो बिल्कुल नहीं थी, ये भी नहीं था। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमारे को RT-PCR टेस्टिंग के लिए हेल्प किया हमने सबसे पहले। ओके, ठीक है। पर ये धीरे धीरे सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। तो दूसरा जो काम था वो था बहुत सारे ऐसे एकेडमिक लोग थे और कुछ इंडस्ट्री के लोग थे जिनके पास ड्रग्स थे, जो वो टेस्ट करना चाहते थे कि भाई काम कर सकता है या नहीं कर सकता, वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो वो लैब्स हमारे पास थी या कुछ और मे बी 10-15 लैब्स हैं अक्रॉस इंडिया जिनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो हमने ना केवल वो जो वायरस था उसको आइसोलेट किया, पर वो आइसोलेट करके उसको ग्रो किया और वो ड्रग्स को उसके ऊपर टेस्ट करके देखा। जी। ये तो ड्रग्स की बात है, पर एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो बहुत सारे लोगों, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, जैसे आप UV डिवाइसेस हैं आपके एयर प्यूरिफायर में लगा के पर उनको चेक भी तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वो काम भी कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। शोध प्रक्रिया से गुजरे, पता तो चले कि वो काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली काम करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर था तो हमने ये बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी ऑलमोस्ट 26-27 जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल कंपनीज थी जिनके लिए हमने टेस्ट करके दिया। हमारी अपनी एक लैब है CSIO जो चंडीगढ़ में ही है जी। उन्होंने भी एक डिवाइस बनाया था जो हमारे एयर कंडीशनिंग यूनिट्स होते हैं, HVAC सिस्टम्स होते हैं, जिसके अंदर हम रेट्रोफिट कर सकते हैं। UV डिवाइस था, पर उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने हमारे से हेल्प ली और हमने वो टेस्ट करके दिया, देखा कि क्या डोज UV की है जो उसको इनएक्टिवेट कर सकती है वायरस को। और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो लोकसभा और जो पार्लियामेंट का जो वो है पार्लियामेंट हॉल है उसके अंदर वो रेट्रोफिट किया गया HVAC सिस्टम में हमारे जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने कोविड के टाइम पे की। मेनली था हमारे को कि भाई कितना हेल्प कर सकते हैं हम इंडस्ट्री को और ऑल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को। इसके अलावा बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हैं जो कोविड जो वायरस है उसके ऊपर काम किया, वो बेसिक रिसर्च है। डॉक्टर खोसला, मैं जानना चाहूँगा जो नए स्कॉलर्स आते हैं और उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट की अगर बात करें, शोधकर्ताओं के वैज्ञानिक स्वभाव की, वो कैसे डेवलप करता है इमटेक? देखिए, हम बेसिक रिसर्च करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, माइक्रोबायोलॉजी के विभिन्न आयाम जो होते हैं उनके पर काम करते हैं। पर हमने ये भी देखा कि जो ये साइंटिफिक टेम्पर है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ये एकदम से डेवलप नहीं होता। ये
विद टाइम विद इट हैज़ टू बी डेवलप्ड। तो वो कहाँ कैसे होगा, वो तो हमारा जो कनेक्ट है एज अ सोशल साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हमारा एक प्रोग्राम है CSR वाइड जो उसको जिज्ञासा बोलते हैं, जिससे हम स्कूल्स में जाके स्टूडेंट्स के साथ बात करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स इमटेक में आते हैं, उनके साथ हम उनको जैसे एक प्रोग्राम है शैडो साइंटिस्ट, हम उनको एक साइंटिस्ट के साथ लगा देते हैं, वो देखते हैं। मैंने ये देखा है कि बुक्स में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पर जब आप कोई देखते हैं कि साइंस कैसे हो रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो सडनली उनके अंदर वो लाइकिंग आती है कि हाँ ये रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है जो मेरे को करनी चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग एक चीज़ होती है, पर जब आप देखते हैं करते हुए वो दूसरा है। तो एक वो इम्पोर्टेंट है करना। दूसरा, हम जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी साइंस में हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, हाई एंड ट्रेनिंग है। हमारा मर्क एक कंपनी है, उनके साथ टाई अप है, वो हाई एंड ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा हम एनिमल हाउस में अपने ट्रेनिंग देते हैं, और भी बहुत सारे वो हैं जिन पे हम फर्मेंटेशन पे ट्रेनिंग देते हैं। डॉक्टर खोसला, मैं जानना चाहूँगा कि लास्ट में चलते चलते एक क्वेश्चन है कि साइंस कैरियर में जो नए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं साइंस के, और एक भारत को एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट हब के रूप में भी देखा जा रहा है, बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में आते हैं, इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो साइंस स्कॉलर्स हैं उनके लिए ब्रीफ में थोड़ा सा बताएं। जी, हमारा एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव PhD प्रोग्राम है, जो हम हर साल दो बार साल में 2 बार हम एडमिशन्स करते हैं। MSc इन एनी साइंसेस, बायोलॉजी ही ज़रूरी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वी हैव अ इंटरव्यू प्रोसेस जिससे हम वो उनको इमटेक में लेते हैं। जो बाहर से PhD करके आए हैं या पोस्ट डॉक करके आ रहे हैं, उनके लिए हम ऑलमोस्ट ऑन अ ईयरली बेसिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो CSR के लेवल पे होता है, जिससे हम साइंटिस्ट को इमटेक के लिए सिलेक्ट करते हैं जी। तो इसके अलावा ट्रेनिंग भी है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनसे हम इमटेक में साइंटिस्ट को लाने की लाते हैं जी। चलते चलते अपने दर्शकों के लिए क्या संदेश, नए जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो साइंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक आयाम है हमारे सोसाइटी का। लॉजिकल थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे हर दिनचर्या में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम साइंटिफिक थिंकिंग से कर सकते हैं। तो साइंटिफिक थिंकिंग को अपने दिनचर्या में लाइए और उससे आपको फ़ायदा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर खोसला, आपका ये ख़ास मुलाकात इनसे की हमने। फिर किसी कार्यक्रम में आपका इंतज़ार रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।